हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला तो है जो अभी रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा, जो त्वांग वाला रीजन है, वहां पे लाइक इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप लोग की रिपोर्ट बन सकती है। ओके, एक रिपोर्ट आ सकती है। और एक टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम काफी टाइम से न्यूज में है, तो हम इसको काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पे आप लोग एक ऐसे या फिर एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड फेवर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। सो बेसिकली पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा लाइक बेसिक बता देता हूँ। ये है लाइक मैप, इंडिया का मैप, नॉर्थ ईस्ट का मैप, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ से देखोगे, ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर की साइड, ये जो बाउंड्री मैंने ड्रॉ की है, ये ऊपर वाली जो बाउंड्री है नेपाल की, ठीक है। और जो ये नीचे वाली है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है आप लोग की बांग्लादेश की, ठीक है। और यहाँ से हमारा इंडिया वाली जो ये कॉरिडोर दिखी, एक नैरो स्ट्रिप, ये है बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और यही बेसिकली हमारा कनेक्ट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही कनेक्ट करती है हमारे मेन लैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, तो इसको हम लोग चिकन नेक भी बोलते हैं, चिकन नेक भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके। और ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम ही होगा, जो बाउंड्रीज वगैरह है चाइना के साथ शेयर करता है इंडिया। और यहाँ पे एक रीजन है जिसका नाम है तवांग। त्वांग में भी ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ है, तो त्वांग है। और अभी जो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला आप लोग को, वो यहीं वाले रीजन में है। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। नाउ सी, मैंने ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये वाला जो रीजन है त्वांग, यहाँ यहीं पे आप लोगों को जो अभी चाइनीज आर्मी है, वो यहाँ पे ऊपर की साइड चढ़ने लगी थी, और जिनको हमारी इंडियन आर्मी ने रोक लिया। ओके। और आप लोगों को मालूम होगा, ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था एक्चुअली 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 2022 को। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में स्पीच भी दी है। इसके रिगार्डिंग इस इंफॉर्मेशन को साझा भी किया है, 12 दिसंबर 1900 और 2022 को, 12 दिसंबर 2022 को। ओके। तो आई होप आप लोगों को ये रीजन समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने ये वाली जो वीडियो है काफी देखी होगी, काफी वायरल हो रही है ये वाली वीडियो, जहाँ पे इंडियन आर्मी और जो चाइनीज आर्मी है आपस में लड़ रही है, और लाइक डंडों के थ्रू और इन सब के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है ना, अभी जो क्लैश हुआ है करंटली, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, क्योंकि फैक्ट चेक की जो ओल्ड क्लिप है ना गलवान वैली वाली, ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। और ट्विटर पे भी काफी सारे लाइक फॉरेन से भी, यूएस से, यूके से भी इस वीडियो को ट्वीट करके इंडिया को एक तरह से बधाई दे रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है। ओके। लेकिन बस मैं आप लोग को इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना, जो सर्कुलेट हो रही है, ये अभी करंट वाली नहीं है, पुरानी है। गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था ना, 15 जून 2022 को, 15 जून 2020 को, सॉरी, 15 जून 2020 को, तब वाली है। और 15 जून 2020 के बाद अभी करंटली जो ये क्लैश त्वांग, डायरेक्ट जो क्लैश है वो त्वांग में ही देखने को मिला है। क्लियर है? फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी जो इंडियन आर्मी है उनकी ब्रेवरी के लिए उनको एक तरह से उनकी प्रशंसा भी की है, एंड ऑल दैट। नाउ यूएस की साइड से भी एक मैसेज आया कि यूएस स्टैंड स्टर्न मैसेज टू चाइना ऑन त्वांग क्लैश, फुली सपोर्ट इंडियाज एफर्ट, वेरी कंसर्न सेज जर्मन एम्बेसडर ऑन इंडिया चाइना क्लैश इन त्वांग। ये जो त्वांग रीजन है ना, काफी न्यूज में, आई होप। और अभी आप लोगों को मालूम भी होगा, देखो मैं यहाँ से समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला जो रीजन है ना, इंडो, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, आप लोग यहाँ से देखोगे ना, अभी चाइना ने क्या किया ना, रिसेंटली चाइना ने ना यहाँ पे काफी सारे हमें सैटेलाइट के थ्रू पता लगा, उन्होंने यहाँ पे 100+ कुछ हाउसेस बिल्डअप किए हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 से ज्यादा कुछ घर वगैरह बना लिए बॉर्डर एरिया पे। और इंडिया ने लाइक हमारे यहाँ पे भी एक सिमिलर स्कीम चली हुई है। कौन सी स्कीम? वाइब्रेंट स्कीम। इसके अंतर्गत भी हम जो घोस्ट विलेजेस है ना, घोस्ट विलेजेस कौन से है, जो बॉर्डर एरियाज पे विलेजेस है ना हमारे, हम उनको डेवलप करने की मांग कर रहे हैं, ताकि लोग वहां से जाए ना, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लोगों की प्रेजेंस रहेगी ना अच्छे तरीके से, तो ही हमारे लिए बेटर रहेगा बॉर्डर एरियाज पे। यहाँ पे इतनी ज्यादा लाइक वो अवेलेबल नहीं रहते हैं रिसोर्सेज वगैरह, तो दैट्स वाई यहाँ के जो लोग हैं ना, वो माइग्रेट वगैरह करते रहते हैं। इवन अगर आप लोगों को मालूम हो कि बॉर्डर एरिया पे, अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज है, यहाँ पे जो विलेजेस वगैरह है, यहाँ पे जो
हमारे यहाँ पे ना कनेक्टिविटी भी नहीं है ढंग से, ठीक है? जो मोबाइल कनेक्टिविटी है ना, वो भी अच्छे से नहीं है। यानी कि जो टावर वगैरह नहीं होते कनेक्टिविटी है, वो है ही नहीं। और यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे ना, अरुणाचल प्रदेश के जो विलेज एरियाज़ है इनमें, तो यहाँ पे हमें कभी-कभी देखने को मिलता है कि जो फ़ोन में टावर आते हैं ना, वो चाइना की साइड से आ जाते हैं कभी-कभी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, ये एलएसी फेस ऑफ कभी-कभी जो चाइनाज़ है ना, वो मतलब जो ड्रोन्स के थ्रू हमारी जो टेरिटरीज़ है उनमें एंटर करता रहता है, और हमारे जो एयर फ़ोर्स है ना, इंडियन एयर फ़ोर्स है, वो भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपस में ऐसे भिड़ंत होने के भी चांसेस रहते हैं, ओके। नाउ ये न्यूज़ हो देख लीजिए, इंडिया टुडे की न्यूज़ है कि चाइनीज़ ट्रूप लीव बिहाइंड इक्विपमेंट इन रिट्रीट आफ्टर तवांग क्लैश। मतलब वो भाई साहब तो पूरे प्लान-व्लान के साथ आए थे, पूरे इक्विपमेंट लेके, और जब ये इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया, तो जितने भी ये सामान वगैरह लेके आए थे ना, ये सारा इधर-इधर ही छोड़ के चले गए, ठीक है? ये इंडियन टुडे की कोई न्यूज़ है, इंडिया टुडे। ये जो पिक है ना, ये गलवान वैली वाली है, लास्ट ईयर की। तो ये मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि आप लोगों को बता सकूँ, जो ये वीडियो वायरल हो रही है ना, ये वाली, ये अभी करंट वाली नहीं है, ओके? इस पे ना आप लोगों का पेपर 2 में रिपोर्ट ये आ सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जस्ट इमेजिन अगर ये वाला कॉरिडोर मतलब कुछ भी इश्यू हो जाता है, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी है ना, वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगी। देखो ये वाला जो एरिया, यहाँ से अगर कुछ इश्यू हो जाता है ना, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से पूरा कट ऑफ हो जाएगा। और जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जिसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं, ये एक तरह से हमारा गेटवे है। किस चीज़ का गेटवे है? साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने का। आप लोगों को मालूम होगा, हम बाय रोड म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम यहाँ पे जा सकते हैं बाय रोड। ओके, ये गलवान वैली जो है, आप लोगों को मालूम ही होगा। हमें लाइक 15 जून 2020 को जब यहाँ पे क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। ओके, ये भी मैंने न्यूज़ आप लोगों को बता ही दिया कि जो चाइना है वो बॉर्डर एरियाज़ पे विलेजेस को एस्टेब्लिश कर रहा है, और ये हमें सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पता लगा है। और इंडिया ने भी अब क्या किया है, इंडिया ने भी एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरिया पे, उसको इम्प्रूव कर सके, और लोग बॉर्डर एरियाज़ को छोड़ के ना जाए। अगर वहाँ पे लोग रहेंगे, तो ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी अच्छा है, और भारत की सॉवरेनिटी के लिए भी अच्छा है, ओके? क्योंकि वही वाली बात है ना कि खाली ज़मीन को कैप्चर करना थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है रिलेटिवली, अगर यहाँ पे हमारे लोग रहेंगे। लोग कब रहेंगे? जब आप लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे। आर यू गेटिंग इट? ओके, आई होप गाइस आप लोग ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस पे आप लोग एक रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके? और जो रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, कैसे नहीं लिखते, आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि हाउ टू राइट रिपोर्ट बाय स्टडी फंडा। परवीन सर ने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? तो वो वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, वो है हमारा कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड। रिसेंटली हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इन्होंने बोला है कि जो कोलेजियम सिस्टम है ना, काफ़ी ओपेक है, और गवर्नमेंट जो है ना, कांट बी साइलेंट फॉरएवर। यानी कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला ही है इसके लाइक कोलेजियम सिस्टम के ऊपर, ओके? नाउ हमारे एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाके मैं बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस रंगनाथ पांडे, इन्होंने ना रिटायरमेंट के टाइम पे एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और उस लेटर में ये साफ-साफ लिखा था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, वो बेसिकली नेपोटिज्म के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है? कि लॉबिंग और फेवरेटिज्म के बेसिस पे। यानी कि जो भाई भतीजावाद काइंड ऑफ दैट थिंग नहीं होती, कि मैं अपने ही परिवारवाद जिसको बोलते हैं, कि अगर मेरी कोई जान-पहचान का ही है, तो ही मैं उसको आगे करूँगा, समथिंग लाइक दैट। ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो न्यूज़ आ रही है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्या कोलिजियम सिस्टम इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वो होती कैसे एग्जैक्टली, ओके? और ये भी एक न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स की, कोलिजियम सिस्टम लॉ ऑफ द लैंड, कमेंट अगेंस्ट इट नॉट वेल टेकन, सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया था, ओके? तो नेक्स्ट टॉपिक एनजे, ये वाली न्यूज़ हम लोगों ने देखी ली, ओके? सी हुआ क्या? अभी रिसेंटली ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नाम भेजे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नाम भेजे। पहले ना आप एक बात समझो, इंडिया में जजेस का जो अपॉइंटमेंट है ना, वो जजेस खुद ही करते हैं, ओके? इंडिया में काफ़ी यूनिक सिस्टम है कि जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस ही करते हैं, क्लियर है?
अब इसको हम लोग थोड़ा सा करंट न्यूज से कनेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट भेजी, कोलेजियम सिस्टम ने बेसिकली कोलेजियम सिस्टम ने एक लिस्ट भेजी कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी करंटली ना सुप्रीम कोर्ट में 27 जजेस है और जो स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 34, यानी कि 7 जजेस की जो पोस्ट है अभी करंटली खाली है। क्लियर है? ओके। हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी काफी सारी सीट्स खाली है, अराउंड 400 सीट्स भी खाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सीट्स को भरना भी पड़ेगा। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब बेसिकली जो कॉलेजियम है उसने एक लिस्ट भेजी इन्हीं नाम की कि हम चाहते हैं कि ये वाले जो बंदे हैं ना ये एलिजिबल है जज बनने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है? ये जो लिस्ट भेजी जाती है ना ये भेजी जाती है लॉ मिनिस्ट्री को। किसको भेजी जाती है? लॉ मिनिस्ट्री को। इसके बाद जो लॉ मिनिस्ट्री है ना वो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकअप करती है। ठीक है? बैकग्राउंड चेक करती है। अगर लॉ मिनिस्ट्री को लगता है कि इसमें से ये जो बंदा है मतलब लाइक उनको लगता है कि ये अच्छे से एलिजिबल नहीं है या इनके खिलाफ कुछ पास्ट में रहा है, तो लॉ मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को दोबारा भेजते हैं कॉलेजियम के पास कि बोलते हैं एक बार इनको ना रिकंसीडर कर लीजिए। ठीक है? रिकंसिडरेशन के लिए एंड ऑल दैट। अब इसमें और क्या इश्यू है, इसमें ये भी बात है कि अगर लॉ मिनिस्ट्री चाहे तो किसी और बंदे का नाम भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी जुडिशरी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है और लॉ मिनिस्ट्री को लगता है कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो उसका नाम भी रिकमेंड कर सकती है कि एक बार देख लीजिए ये बंदा भी सही है, अगर इसको भी मतलब आप लोग कंसिडर करें तो। उसके बाद कोलेजियम सिस्टम जो है, अगर दोबारा से अब कोलेजियम सिस्टम के पास दो चॉइस है, या तो लॉ मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके बेसिस पे उनकी बात मान के और लिस्ट को मॉडिफाई करके दोबारा भेजे लॉ मिनिस्ट्री के पास, या वो ऐसे की ऐसे ही मतलब कि उसमें कोई चेंज ना करके लॉ मिनिस्ट्री ने जो बोला ठीक है ना माने उसको सेम टू सेम रिपोर्ट जो पहले भेजी थी उसी को ही वापस भेज दे। ठीक है? किसी भी कंडीशन पे वापस भेजे। अब लॉ मिनिस्ट्री के लाइक लॉ मिनिस्ट्री पे ना ये बाइंडिंग है कि उनको इन्हीं बातों को मानना पड़ेगा। अब लॉ मिनिस्ट्री जब इन बातों को मान के मतलब इसी लिस्ट को मान के वो आगे फॉरवर्ड करेगी किसको? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट लास्ट में अपॉइंटमेंट करेंगे। क्लियर है? होता ये है। अब सारा सिस्टम जो है कोलिजियम सिस्टम का है। क्लियर हो गया? ओके। और अभी हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इन्होंने यही बोला है कि जो कोलेजियम सिस्टम है ना काफी ओपेक है और गवर्नमेंट कभी मतलब लाइक कांट बी साइलेंट फॉर एवर, और इसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। तो वो इसीलिए बोला गया है। क्लियर है? ओके। नाउ अब मैं थोड़ा सा कोलेजियम सिस्टम की हिस्ट्री बता देता हूँ आप लोगों को। कोलेजियम सिस्टम बेसिकली हमारे यहाँ पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ना वो होती कैसे है। आर्टिकल 124 सब क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब और 217 में ये लिखा हुआ है हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? ओके। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके अब सारा जो मैटर है वो है कंसल्टेशन पे। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट अपॉइंट मतलब प्रेसिडेंट जो ये कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेंगे, क्या ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे? सारा मैटर इस चीज पे है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का अपॉइंटमेंट करना है और प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया कि ये बंदा सही है या नहीं है, दो तीन बंदे हैं, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि पहले वाला सही है, ठीक है, तीन में से पहले वाला सही है तो इसको अपॉइंटमेंट किया जाए एंड ऑल दैट। क्या ये बाइंडिंग है अब प्रेसिडेंट पे? सारा मैटर इसमें आ गया। तो जो फर्स्ट हमारा केस था वो गया एसपी गुप्ता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। ये आपको ऑलरेडी सीएपीएफ में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में आई थिंक 2018 में पूछा था ये। ओके। तो इसमें ये बोला कि जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, जो ओपिनियन है मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है वो बाइंडिंग नहीं है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सलाह दी है प्रेसिडेंट को बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी एक्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है? अब 11 साल बाद 1993 में जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि ये बोले कि एक तरह से यहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिसाइड करा कि कौन जज बनेगा, और हो सकता है एग्जीक्यूटिव ऐसे किसी बंदे को जज बनने ही ना दे जो कि लाइक गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही फैसला सुनाने के लिए वो हो। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, कोई जज है, और एग्जीक्यूटिव को लगता है कि ये ना हमारे लिए काम कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई केस आएगा ना तो ये उसको दबा देगा और हमारे फेवर में देगा डिसीजन। तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव उसी को अपॉइंट करे। समझ रहे हो? तो जुडिशियल एक तरह से एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे क्या हो रखा था, इंटरफेरेंस अपॉइंटमेंट मैटर में।
तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो है ना ओपिनियन, वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। लेकिन सिर्फ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप से नहीं दे सकता, उसको एटलीस्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ, सीनियर मोस्ट जज जब मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है। सीनियर मोस्ट जज का मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो है लेट से 55 साल का, 55 ईयर्स का जज है, और एक है वो है लेट से 52 ईयर्स का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आप लोग किसको सीनियर मानोगे? ऑब्वियसली बात है, अकॉर्डिंग टू यू 55 वाला सीनियर होगा, है नहीं, बाय लॉजिक, नॉर्मल रेशनल थिंकिंग। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, लेट से अब मेरी दूसरी कंडीशन सुनो। अब जो 52 ईयर्स वाला ना, इसको जज बने हुए लेट से 6 साल हो गए, 6 ईयर्स हो गए, और जो 55 वाला ना, ये 1 ही साल हुआ इसको। ठीक है, अब जो सीनियोरिटी है वो ये 52 ईयर्स वाला है। तो जो सीनियोरिटी है ना, दैट इज बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉट ऑन योर एज। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, सीनियोरिटी उसके बेसिस पे मानी जाएगी, ना कि आपकी एज के बेसिस पे। इज दैट क्लियर? ओके, ओके फाइन, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो जो मैंने बताया, जो सीनियोरिटी उसके बेसिस मानी जाएगी। अब 11th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ये बोला गया कि जो ये 2 जजेस है ना, 2 की जगह 4 होने चाहिए, 2 की जगह 4 होनी चाहिए, और जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो बाइंडिंग रहेगा अगर ये नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ कंप्लाई करते हैं तो। आई होप गाइस आप लोगों को पूरा पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। और 1982 से पहले मतलब ना एक कन्वेंशन भी है हमारे यहाँ पे कि जो सीनियर मोस्ट जजेस है ना, उसी को एक तरह से जज बनाया जाएगा। लेकिन इस कन्वेंशन को काफी बार ब्रेक किया जा चुका है, 2-3 बार। जैसे 1973 में A.N. रॉय, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। यानी कि 3 सीनियर जज थे, उनको बाईपास करके A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया उस टाइम पे। ऐसे ही 1977 में M.U. बेक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, उस टाइम के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे ना, उसको बाईपास करके। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो चलिए अभी थोड़ा सा ना देख लेते हैं। उसके बाद इसके बाद भी एक वो आता है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2014 एक बिल लेके आया गया, एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। ओके, अब इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि अब जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा ना, वो ऐसे नहीं होगा कि जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं। अभी तो वही है ना कि जज जज को ही अपॉइंट करे। कैसे सर? क्योंकि जो जो कॉलेजियम है वो किसका बना हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इन्हीं का तो है कॉलेजियम, है नहीं? तो ये भी तो जज ही है ना। जजेस ही लिस्ट बना के भेज रही है प्रेसिडेंट को, और ये बाइंडिंग भी है एक तरह से। समझ रहे हो? तो जजेस जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी बार ब्लेम किया जाता था कि यहाँ पे जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, दीवारवाद है, वो सारा का सारा यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि लोग सिर्फ अपने ही उनको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इस चीज से डील करने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेके आया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ये बोल के कि ये एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, जुडिशियल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोल के इसको एक तरह से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये एनजेक था क्या। कोलेजियम सिस्टम तो अभी हम लोगों ने बता ही दिया कि 3 जज केसेस पे बेस्ड है। एसपी गुप्ता केस, रिकॉर्ड ऑफ एसोसिएशन केस, 11th प्रेसिडेंशियल केस, तो ये है 3 जजेस केस। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एनजेक बता देता हूँ। एनजेक एक बॉडी थी। अब इसमें कितने मेंबर थे? इसमें से टोटल 6 मेंबर। अब एनजेक में क्या बोला गया वो समझे आप लोग। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया टोटल 6 मेंबर हो गए। ठीक है, अब उसमें एक तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 2 हो गए सीनियर मोस्ट के जज। ठीक है, और 2 सिविल सोसाइटी के लोग हो गए। कौन? सिविल सोसाइटी के। और एक हो गए लॉ मिनिस्टर। और जो 2 सिविल सोसाइटी के लोग है ना, इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेंगे पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलके बताएंगे कि 2 सिविल सोसाइटी के लोग कौन हो गए, और एक लॉ मिनिस्टर तो है ही। तो टोटल 6 मेंबर हो गए। और ये मेंबर जो है, ये जो कॉलेजियम बना है, ये लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। लेकिन जुडिशरी ने ये बोला बिकॉज ऑफ दैट लॉ मिनिस्टर कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? जुडिशियल मैटर में। ठीक है, और हमारा आर्टिकल 50
DPSP, जिसमें ये बोला गया है कि स्टेट्स को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर हो किस किस के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, जो कि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे एक तरह से उन्हीं का हस्तक्षेप हो रहा है जुडिशियल मैटर में, तो दैट्स व्हाई इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। इज दैट क्लियर गाइस? अब जल्दी से आप लोग ये पढ़ सकते हो, आर्टिकल 124(2) के उसमें क्या बोला गया, हम लोग ये अभी कर चुके हैं। ओके, 217 हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट जज केस मैंने बता दिया इसको हम लोग कौन सा केस बोलते हैं, SP गुप्ता केस। सेकंड जज केस क्या है, रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन, वो वाला केस। ओके, और इसमें बोल दिया कि CGI की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, CGI +2 सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंटमेंट देनी चाहिए। थर्ड जज केस में बता दिया, इसको 5 मेंबर बॉडी के लिए एक्सपेंड कर दिया गया, CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये बताइए कि ये लिस्ट बना के भेजेंगे आगे लॉ मिनिस्ट्री को, बाकी प्रोसीजर हम लोग समझ चुके हैं। फोर्थ जज केस कौन सा था, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज ये कहीं ना कहीं जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसमें इंटरफेयर कर रहा था। क्लियर है? ये हम लोग देख चुके हैं कि एनजैक में 3 जजेस हो गए, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एक सेंट्रल लॉ मिनिस्टर प्लस में 2 सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट। और जो सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट हो गई ये किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आएंगे, कौन बताएगा कौन हो गए ये 2 मेंबर, ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आप ये तीनों आपस में कंसल्ट करके बताइए कि 2 सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट कौन हो गए। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरूरत मतलब लाइक कॉलेजियम सिस्टम के थोड़े बहुत पॉजिटिव देख लेते हैं कि ये सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव उससे, ठीक है, और फॉलो करता है एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। ठीक है, कि मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करने का, जुडिशरी का काम है इन दोनों पे चेक एंड बैलेंस रखने का कि अपने डोमेन में रह के काम करे और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ ना करे। क्लियर है? ओके, और यहाँ पे एक तरह से इनकिन के बीच में इंडिया में जो है ना कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी होते हैं। ओके, यूएसए में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। क्लियर है? नाउ पहला पॉइंट क्लियर। नाउ स्टेट इज द मेन लिटिगेंट इन इंडियन कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम की जरूरत इसलिए भी है, अगर हम एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल मैटर में इंटरफेयर करने के लिए अलाउ कर देंगे, लेट्स से अगर हम बोल भी दे कि यार एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करना चाहिए कि कौन जज बनेगा कौन नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटिव ऐसे जजेस को ही अपॉइंट करेगा जो कि उनके फेवर में फैसले सुनाए। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि अभी जितने भी लाइक केसेस चलते हैं ना हमारे कोर्ट में, उसमें से 47% जो केसेस है, 46% सॉरी, 46% जो टोटल केसेस पेंडिंग है उसमें स्टेट कौन, स्टेट जो आर्टिकल 12 में मेंशन है। आर्टिकल 12 में क्या क्या मेंशन है, ये हमारे यहाँ पे लाइक लेजिस्लेचर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऐसे समझ लो आप लोग, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर एंड एवरी स्टेट, वो एक तरह से स्टेट की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो जो स्टेट एक तरह से मेन लिटिगेंट है, 46% जो केसेस है वो स्टेट के अगेंस्ट चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई साहब, जुडिशरी मतलब जो एग्जीक्यूटिव है ऐसे ही जजेस को अपॉइंट करेगा जो फैसला स्टेट के पक्ष में सुनाए। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हो ना? और स्टेट को डिफेंड करने के लिए कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? नाउ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज नॉट ए स्पेशलिस्ट, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है ना वो स्पेशलिस्ट नहीं है और उसके पास हो सकता है इस तरह की नॉलेज ना हो कि जजेस की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो इससे बढ़िया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना वही अपॉइंट करे, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, मतलब काफी अच्छी नॉलेज भी है। नाउ पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पे जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है तो जितनी भी पोस्ट पे बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो वो होते हैं एक तरह से वो भी बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तो आप लोग काफी देख ही सकते हो, पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैंडलिंग द ट्रांसफर, गवर्नमेंट हैंडल करती है ट्रांसफर वगैरह अपॉइंटमेंट वगैरह। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब भी कोई गवर्नमेंट बदलती है ना, अब अफसर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं ना उनके ट्रांसफर स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को कहीं और भेज दिया जाता है किसी को कहीं और। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने अपने ही बंदों को फेवर करता है कि हमारे यहाँ पे वही लोग रहे जो हमारे फेवर में काम करेंगे, समथिंग लाइक दैट। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नाउ क्रिटिसिज्म क्या है इसका, क्रिटिसिज्म ये है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने कॉलेजियम सिस्टम को ही इतनी पावर दे दी, ठीक है, कि ये मिसयूज भी कर सकता है, हो सकता है ये सिर्फ अपने ही कॉलेजियम सिस्टम में कौन है, लेट्स से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है
और 4 सीनियर मोस्ट जजेस है। अब ना यहाँ पे ये हमें क्या मालूम यार, ऑब्वियस सी बात है कि ये अंदर की बात है ना इनकी, ये किस किस तरह से उस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, काफी वेग है, समझ रहे हो? ठीक है, तो उस तरह से। और इंडिया ओनली कंट्री है जहाँ पे जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। नाउ सिलेक्शन ऑफ जजेस बाय कोलिजियम इज अनडेमोक्रेटिक। हमें नहीं मालूम ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्ट भी किया जाता है या नहीं किया जाता, समथिंग लाइक दैट, उस वे में देख सकते हो। और जो मिनट्स ऑफ डिस्कशन होते हैं ना, मतलब इनके बीच में, लेट्स से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस है, ऑब्वियसली बात अगर ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस किस को जज बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ पे लोग आपस में बैठ के डिस्कस भी तो करते होंगे ना। जो मिनट्स ऑफ डिस्कशन है वो भी नहीं की जाती। मतलब ये काफी अनडेमोक्रेटिक तरीका है, बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, वी डोंट नो। नो, देयर इज नो ऑफिशियल प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन और एनी रिटन मैनुअल फॉर फंक्शनिंग, ऑब्वियसली बात है, काफी एम्बिग्यूटी रहती है। Does increase mediocrity in judiciary by excluding talented one and breed nepotism, ये डिस्कस कर चुके हैं। डिले और अपॉइंटमेंट आर स्टिल परसिस्टेंट, जैसे अभी का एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। कैसा एग्जांपल? अभी मैंने बताया था ना, लाइक 27 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 34 है। 7 सुप्रीम कोर्ट जजेस की सीट खाली है अभी एज ऑफ नाउ। ओके, प्रोसीजर लैक्ड यूनिफॉर्मिटी, प्रोएक्टिव डिसीजन ऑन इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट, ये सब करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ना, लास्ट वीक हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, रोल ऑफ वुमन, मतलब सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन जुडिशरी। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, अगर आप लोग लोअर लेवल पे देखोगे वो काफी ज्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल पे ना एक एग्जाम होता है प्रॉपर। ठीक है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, अगर तुम एग्जाम क्लियर कर दोगे तो तुम जज बन जाओगे, समथिंग लाइक दैट। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वुमन की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे काफी ओपेक सिस्टम है, हमें नहीं पता किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, किस तरह से नहीं किया जा रहा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वाली क्लास। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वाला डिस्कशन काफी अच्छा लगा होगा। और प्लीज अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, आज के डिस्कशन के लिए।